लगातार एक फुल टाइमर के रूप में काम कर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारी परिस्थितियां देखी है। ज्यादा मुझे पढ़ने का वक्त तो नहीं मिलता, मगर आप ही लोगों से बहुत सारी जानकारी सुनकर के हासिल करता हूं, कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी जानकारी मेरे पास होती है जो मैं फील्ड में देखता हूं, तो देखने के बाद में वहां सफर में मेरे पास में कोई और काम नहीं होता, तो मैं उस पर मंथन करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वर्ष 2011 से हमने इस विषय पर पंजाब से ये चर्चा शुरू की थी कि भारत में परिस्थितियां क्रांति के अनुकूल होते हुए भी, बात को थोड़ा सा समझेंगे तो विषय समझ में आएगा। एक तो परिस्थितियां कौन सी है, मेरा यहां आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन रहेगा, खास वक्ताओं से, कि मेरी लड़ाई जो है वो दुश्मन से है और मेरे ही समाज के लोग मेरे विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं हो सकते। मैं उनको दुश्मन की संज्ञा नहीं दे सकता, विरोधी कह सकता हूं। तो यहां हमने जो ये अधिवेशन लगाया और आप लोगों ने जो 5 और 5 आने जाने का 10 दिन का समय, पैसा और यहां का खर्चा उठाया, ये हम लोगों ने हमारे ही विरोधियों पर डिस्कस करने के लिए नहीं लगाया है। हम इतना सारा खर्चा करके, समय बर्बाद करके हमारे ही विरोधियों की या हमारे ही समाज के लोगों की आलोचना करें, इसके लिए अधिवेशन नहीं लगाया है। हमारे दुश्मन द्वारा हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, षड्यंत्र उसे कहते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी ना हो, वो षड्यंत्र, और उनको फिर यहां लोगों के सामने, यानी बुद्धिजीवी लोगों को बुला करके उनके सामने उसको उजागर करना और फिर उसकी जानकारी समाज तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद रहता है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 5 दिन के लिए हमारे वक्तागण इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो हमारे किसी भी समाज के, यानी भले वो हमारे विरोधी हों, लेकिन उन पर टिप्पणी ना करें और सिर्फ हमारे समाज को ही फूले अम्बेडकरी विचारधारा से लैस करें, ताकि वे समाज में जाकर के बेहतरीन ढंग से काम कर सकें। साथियों, परिस्थितियां क्या है? यहां 2 शब्द आए हैं, परिस्थितियां अनुकूल। अगर हम लोग ये कहें तो परिस्थितियां तो भारत में हमारे अनुकूल तो है नहीं, हमारे अनुकूल तो है नहीं परिस्थितियां। तो यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है कि परिस्थितियां अनुकूल। किसके अनुकूल? क्रांति के। यानी कि भारत में जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक तो कभी की क्रांति हो जानी चाहिए, कभी की क्रांति हो जानी चाहिए, हो चुकी होती, मगर फिर भी क्रांति क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले हमें उन परिस्थितियों को देखना होगा कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। आदमी जब तक उसको सांस आती है तब तक वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता। अगर पानी यहां आवे कुछ नहीं करेगा, यहां तक आएगा फिर भी कुछ नहीं करेगा। जब उसका नाक डूबने लगेगा तब वो बचने का प्रयास करेगा, यहां तक कुछ नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जब पानी नाक से ऊपर हो जाए तो वो फड़फड़ाता है, हिलता है, और तब तक वो कुछ नहीं करता। तो भारत में क्या पानी गले तक है या नाक से ऊपर हो गया है? मैं जो हालात देखता हूं उसके आपको यहां 2-3 उदाहरण ही दूंगा मैं, जिससे आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। मैं जब ट्रेन में सफर करता होता हूं तो उस समय मेरे सहपाठी जो पैसेंजर हम सफर होते हैं, वे लोग खाना खाने के बाद 1 या 2 पूड़ी बचती है, वो उस पूड़ी को खिड़की में से बाहर फेंकते हैं। और जब वो खिड़की में से 2 पूड़ी बाहर को फेंकते हैं तो मैं 2 लोगों को भागते हुए देखता हूं उसकी तरफ। एक हमारे समाज का नंगा बच्चा और एक कुत्ता, 2 उस पर एक साथ झपटते हैं। कभी कभी हमारे समाज का बच्चा सफल हो जाता है, कभी कभी कुत्ता सफल होता है। तो हमारे समाज के बच्चे की जो शक्ल है वो देखने लायक होती है। उस समय 1 या 2 पूड़ी
अगर वो समय पर नहीं पहुंचा इसलिए कुत्ता ले गया, तो उस समय उसका चेहरा देखने लायक होता है। एक परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति मैंने देखी कि जब ट्रेन में जाकर के हम बैठते हैं तो ट्रेन में बैठते ही लाइन लग जाती है, अपने बदन का कपड़ा जो भी होता है पुराना फटा पुराना, उसको उतार करके ट्रेन में सफाई करता हुआ एक लड़का आता है और हर सीट के पास आकर के सफाई करके हाथ फैलाता है। मैं उसको देखता हूं तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मुझे जानकारी हो गई है इस बामसेप पे आने से, विचारधारा से मुझे जानकारी हो गई कि मेरे समाज का ही हो सकता है, ये किसी भी कीमत पर ब्राह्मण नहीं हो सकता, बनिया नहीं हो सकता, ये मूल निवासी बहुजन समाज का ही बच्चा है। और वो पूरी ट्रेन में झाड़ू निकालता है, अपने बदन के कपड़े उतार करके, झाड़ू भी उसके हाथ में नहीं है, तो वो जब कपड़ा लेकर के सफाई करता है तो कोई आदमी उसको 1 रुपया दे देता है, कोई आदमी बोलता है आगे बढ़ो चलो। इतने में कोई जो हमारा दुश्मन है, आर्य ब्राह्मणों जैसा है, वो ऐठी आदमी आता है और बोलता है भागना सब, अरे सुनो नहीं, क्या छीन रहा है वो, क्या स्थिति है उसकी, क्या कर लिया है उसने जिसके लिए डांटा जा रहा है। कौन सा ट्रेन में वो कुछ चुरा रहा है, कुछ खा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है वो। इतने में थोड़ी देर में देखता हूं कि पुलिस वाला उधर से आता है और जब वो पुलिस वाले को झलक देखता है तो वो उठ करके दौड़ करके डब्बे से भाग जाता है 1 रुपए के लिए, 1 रोटी के लिए। ये स्थिति हमारे समाज के लोगों की है, ये तो मैं देखता हूं, आपको बता रहा हूं। हजारों लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि वो अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, जो वो दोनों है तो कोई दवाई नहीं है। मगर हालात ऐसे हैं कि वो सरकारी अस्पताल से दवाई हासिल प्राप्त नहीं कर सकता और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की तो क्या, उसकी तरफ तो उसको देखने की भी औकात नहीं है। जिस देश में संविधान लागू है और संविधान के आर्टिकल 43, 44, 45 लागू है, उसी देश में ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अब ये पानी नाक से ऊपर नहीं, शायद सर से ऊपर चला गया है, और जब सर से ऊपर पानी चला जाता है तो या तो मर गया होता है, और मरा हुआ कभी मूवमेंट नहीं कर सकता, हिलने बिल्कुल भी नहीं सकता। तो ये स्थिति भारत में आज हमारी है। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 6 रुपए में प्रतिदिन आदमी गुजारा कर सकता है। 83 करोड़ लोग जो है वो ऐसे हैं जो एक टाइम भोजन मिलता है, दूसरी टाइम नहीं मिलता है। 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई पोस्टल एड्रेस ही नहीं है, पता पता ही नहीं है, आज तक उनका कोई घर नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कोई जमीन नहीं है। ऐसे हालात है तो फिर क्रांति करने के लिए कौन सा हालात बाकी रह गया है कि भला वो चीज अगर हो जाए ना तो क्रांति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। यहां पर ऐसे हालात देश में हैं कि दुनिया में जहां जहां भी क्रांति हुई है वहां पर शायद ऐसे हालात तो नहीं हुए होंगे जो भारत में है। एक इंसान दवाई के अभाव में मर जाता है, रोटी के अभाव में मर जाता है, कपड़ा उसको नहीं मिलता है। आपको मालूम है जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो अखबारों में खबर आती है सर्दी से इतने लोग मर गए। वो जो घरों में अमीर बैठे उनमें से एक भी नहीं मरता है। मरते कौन है? जिनके पास में बिस्तर नहीं है और रोड पर मजबूरी में सो रहा है, जिसका कोई घर नहीं है, फुटपाथ पर सो रहा है, वो मरता है। और वो आंकड़ा बताया जाता है 10 मर गए, 5 मर गए, लेकिन वह मरते सैकड़ों में है। ऐसी परिस्थितियां भारत में निर्माण हो चुकी हैं
और आप लोगों के सामने है। आप लोग भी इसको देखते होंगे, हम रोज देखते हैं, आप कभी कभी देखते होंगे, मगर देखते जरूर होंगे। अब कौन सी परिस्थिति शेष है कि वो अगर हो जाए तो क्रांति हो जाए? अगर उसका पूछो तो हमारे भीम अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी क्या कहेंगे? बाबा साहब अगर फिर से जन्म ले लेना तो क्रांति हो जाए। बाबा साहब अगर आ जाए ना तो क्रांति हो जाए। तो परिस्थितियां तो पूरी तरह से क्रांति होने के अनुकूल है, मगर फिर भी क्रांति क्यों नहीं हो रही है? वे लोग जो भीख मांगते हैं मगर उनका कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं, भीख मांगते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। जो ट्रेन में अपना कपड़ा उतार करके वो डब्बा साफ करता है, फिर पैसा भी मांगता है, मांगने से भी नहीं देता है, फिर भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तेरी सीट को साफ किया, तेरी सीट के आगे की जगह को साफ किया, ना 1 रुपया, इतना तक उसकी कहने की हिम्मत और औकात नहीं है। उसको कई बार लात खा करके भी वहां से निकल जाना पड़ता है। तो ये सारा का सारा जो माहौल देश में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे समाज के 90% लोगों के सामने ऐसी स्थिति है। हमारे समाज के यानी मूल निवासी बहुजन समाज के, जिनको 85% कहे या 90% कहे, उनमें से जो 90% है उनकी ये स्थिति है। गांवों में क्या हालात है? गांवों में आज भी ऐसे हालात हैं कि जहां लोगों के साथ में एट्रोसिटी होती है और उसके मुकदमे दर्ज नहीं होते, और मुकदमा अगर दर्ज होता है तो उसका तुरंत ही ऊपर से अप्रोच जाकर के उसको एफआईआर लगा करके उसको झूठा साबित कर दिया जाता है। जबकि मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है कि हमारा SC ST का आदमी अगर किसी सवर्ण के सामने, खास करके अगर ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण पर तो एट्रोसिटी लागू ही नहीं होती, ब्राह्मण पर कभी एट्रोसिटी लागू ही नहीं होती, क्योंकि वो चालाक ऐसा है कि वो खुद SC ST के साथ व्यवहार ही नहीं करता, वो व्यवहार दूसरे लोगों से करवाता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि 90% से 95% जो एट्रोसिटी होती है वो ओबीसी के लोगों पर होती है, SC ST के लोगों द्वारा ओबीसी पर करवाई जाती है, और 5% से 10% वो है वो राजपूत ठाकुरों पर या उनके ऊपर करवाई जाती है। तो हमारे समाज का क्या गुण देखा है मैंने, वहां पर क्या लक्षण देखा है कि उसकी सहन करने की शक्ति बहुत है, बहुत सहन करने की शक्ति है। और जब भी कई बार मेरे को भी कई बार लोग मिल जाते हैं, फोन करते, साहब ऐसा हमारे साथ हुआ, हम मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दोगे? तो जब मैं उनकी पूरी कहानी लेता हूं, भाई कितने साल से, तो वो कम से कम बताता है 10-15 साल से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यानी 10-15 साल से उसके साथ एट्रोसिटी हो रही है, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी जो है एफआईआर दर्ज करवा दूं, इसका कोई मुकदमा दर्ज कर दूं, या कोर्ट में जाकर के इसकी अपील कर दूं। इतनी भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे हालात जो देश में बने हुए हैं, उसके बाद में भी क्रांति नहीं आई। ये मैं आपको हालात नहीं बता रहा हूं अब तक तो, और ऐसे कई हालात है, रात भर गिनाए जा सकते हैं, मगर जो खास बात है वो ये बता रहा हूं कि इस तरीके से हालात निर्माण होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में क्रांति करने को तैयार नहीं है। जैसा भैर साहब ने अभी कहा ना, मंच पर खड़े होकर भाषण देने को बहुत सारे लोग तैयार है, अगर मौका मिल जाए ना तो कई बार तो इसको पीट के जरा तोड़ देते हैं, अधमरा कर देते हैं इसको, 5वें दिन तक तो इसे टूट जाता है, क्योंकि हर बात पे जोश आकर भीम भीम, ठीक है, नीचे उतरो तो भीम, कुछ नहीं। तो इस तरीके से मंचों पर बोलना करना ये बात अलग है, और क्रांति करने के लिए आगे आना ये दूसरी बात है।